वेलकम आज एक बार फिर से डे 2 में मैं फिर से आपके साथ हूँ ताकि मेरी बिल्कुल। क्लास मिस ना हो जाए। और आज बहुत एक्साइटेड है, हम सभी बहुत एक्साइटेड हैं। लेकिन मैम को माइक दूँ उसके पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैम हमारे साथ अक्सर जुड़ती रहती हैं और हस्तरेखा पर अभी हमें हमारी क्लासेस ले रही हैं, हमें अपना ज्ञान दे रही हैं। लेकिन जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि भारती सोनी मैम ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी में आपकी महारत है, आपका सधा हुआ हाथ है, आपका विज्ञान बड़ा स्ट्रांग है। पीएचडी आपकी इसी सब्जेक्ट को लेकर चल रही है। संस्कृत की आप विद्वान हैं, चारों वेदों में आपको ज्ञान प्राप्त है। प्राकृतिक चिकित्सा की आप महारत हासिल करी हुई हैं, आपको महारत हासिल है। और आयुर्वेद और योग में भी आप समय समय पर क्लासेस लेती रहती हैं और कार्यक्रम आपके होते रहते हैं। हमारे मंच की अगर बात करें तो हमारे मंच से आप लगातार जुड़ी हुई हैं, हमारी सदस्य हैं और हमें अपना कीमती समय जो है वो देती रहती हैं। अभी कंटिन्यू दे रही हैं, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि हस्तरेखा की क्लासेस मैम ले रही हैं। तो ये साथ जो है ये आगे भी बहुत बना रहेगा। लेकिन आज की क्लास को मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी, लोग बड़े एक्साइटेड हैं मैम आज की क्लास के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर से पुनः आपका स्वागत है। और आज क्या है खास? धन्यवाद साक्षी जी। कल हमने जो क्लास ली थी, मुझे ऐसा अंदर से फील हो रहा है कि आप सभी लोगों को अच्छा लगा। डेफिनेटली मैम, हाँ, कोई दो राय नहीं। सबने अध्ययन भी हम सब किया होगा उसका फिर जी से दोबारा, है ना? तो देखिए, हस्तरेखा यदि हमें सीखनी है तो हस्त प्रबल करना हो। हमारा इष्ट यदि प्रबल होगा तो ही हम हस्तरेखा में आगे बढ़ पाएंगे। तो आज सबसे पहले हमारे गुरु के चरणों में नमन करेंगे और उसके बाद भी हमारी कक्षा का आरंभ है। अभी आंखें बंद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरु के चरणों में नमन। सभी को जय श्री महाकाल। कल हमने यहाँ पर हस्तरेखा की जो क्लास प्रारंभ की थी, उसमें हमने कल यह देखा था कि हाथ किस प्रकार देखना चाहिए। क्योंकि आज यहाँ पे लोग भी जुड़े हैं, उनको पता होना है। कल हमने के नियम देखे, नियम होते। दूसरा हमने प्रकार के विभागों के विषय में जानकारी दी थी और हर हाथ किन श्रेणियों में आते हैं उस विषय में भी कल हमने प्राप्त की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग कल की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और सबने इसको रिपीट करके समझा होगा कि हमने किस हाथ। कोई मुझे आज यहाँ बता कितने प्रकार के हाथ बताए थे आप लोगों को? क्योंकि देखिए ये तो क्लास है, तो इसमें तो आपको क्वेश्चन के आंसर तो देना ही पड़ेगा। कोई बता पाएगा कि कल हमने कितने प्रकार के हाथ देखे थे? ठीक है श्वेता जी, आपने बताया 4 प्रकार के हाथ। अब 4 प्रकार के हाथ भी कौन कौन से थे ये भी बता दीजिए। राजसिक, राजसी, सात्विक, तामसिक और मिश्रित। मिश्रित। श्वेता जी आप पढ़कर बता रही हो। हमें याद मैंने हो भी पढ़ जाना के बताया। चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें हमें बिल्कुल याद हो जाना चाहिए कि कभी हमें नींद में भी कोई पूछे कि हाथ कितने प्रकार के हैं तो हमें तुरंत उसका आंसर देना आना चाहिए। तो हमारी जो क्लास ये चल रही है, तो हम यही चाहते हैं कि आप लोग इसको इतना आत्मसात कर ले
कि आप तुरंत उसको हाथ देखते ही बता दें कि आप राजसी के, तामसी के। ये गीता चौहान जी कह रहे हैं कि एक बार फिर बताइए। देखिए गीता जी, हमारा यूट्यूब पे इसका वीडियो आ जाएगा, आप उसमें इसको दोबारा सुन लीजिए, क्योंकि यदि हम बार बार ये रिपीट करेंगे तो फिर अगली क्लास नहीं ले पाएंगे। तो वो जो वीडियो कल का आएगा यूट्यूब पे, तो उसमें आप जरूर। मेरी आवाज तो यहाँ से अच्छी आ रही है ना सभी लोगों को? हाँ जी मैम, गीता एकदम जी क्लियर। बोलिए कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं मैम, आप जिनको आवाज नहीं आ रही है एक बार अपना नेटवर्क चेक कीजिए प्लीज। मैम की आवाज नहीं, आज भी नहीं भाग लिया है। हमने कल बताया था कि हमें एक एक व्यक्ति से 20 सदस्य, वही हमारी गुरु दक्षिणा होगी। तो कल मैं आशा रखती हूँ कि आप लोग 10-10 लोग जरूर जोड़े। आगे की क्लास के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सबने अपने डायरी और पेन ले लीजिए। देखिए, अब हमने कल 4 प्रकार के हाथ सीख लिए, सात्विक, तामसिक, राजसिक और मिश्रित। अब आगे हम हाथों को कितने वर्गों में बांट सकते हैं, इस विषय में आज विस्तृत सीखेंगे इसके कि हाथ कितने प्रकार के होते हैं और इसकी क्या क्या चीजें हमें देखने में आती है। तो देखिए, हाथ ये है ना 7 भागों में विभाजित होते हैं। इसको पहला है समकोण व वर्गाकार हाथ। जो पहला हाथ होता है वो है समकोण और वर्गाकार हाथ। अब समकोण और वर्गाकार हाथ जो है वो हम इसके विषय में ये एक एक, या तो मैं पहले पूरे 7 हाथ आपको लिखवा देती हूँ, उसके बाद में एक एक हाथों का विस्तृत वर्णन करेंगे। तो देखिए, पहला हाथ है समकोण और वर्गाकार हाथ, दूसरा है कर्मठ अथवा तमसाकार हाथ, और तीसरा है व्यावसायिक एवं कलात्मक हाथ, और चौथा है दार्शनिक एवं नटखट हाथ। ये लिख लीजिए आप। आदर्शवादी एवं विषम हाथ, ये 5वां है, और छठा है अधम एवं निकृष्ट हाथ, और 7वां है मिश्रित हाथ। तो ये तो हुए हमारे 7 प्रकार के हाथ। अब 7 प्रकार के हाथों में जो पहला हाथ है वो है समकोण एवं वर्गाकार हाथ। अब यदि हमारे सामने कोई हाथ लेकर आता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये समकोण और वर्गाकार हाथ है, या ये कर्मठ हाथ है, या ये दार्शनिक हाथ है, या ये व्यावसायिक हाथ है? तो इसके लिए हमें इसका विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। तो समकोण और वर्गाकार हाथ के विषय में यह है कि इसकी जो बनावट होती है वो चौकोर होती है। हथेली जितनी लंबी होती है उतनी ही चौड़ी होती है। देखिए, इसका नाम समकोण है। समकोण यानी हथेली भी चौड़ी होगी, जितनी चौड़ी होगी उतनी ही लंबी होती है, इसलिए इसे समकोण हाथ तथा वर्गाकार हाथ कहते हैं। उंगलियों की लंबाई में छोटी तथा ऊपर से चतुष्कोण होती है। जो उंगलियों की लंबाई थोड़ी सी छोटी भी हो सकती है और ऊपर से ऐसी चौकोर दिखती है। देखिए, सताक्षी जी ने वो हाथ का पिक्चर आपके सम्मुख पेश किया है। उंगलियों के अग्रभाग तथा नाखून भी प्राय चौकोर होते हैं तथा छोटे भी होते हैं। इनके जो नाखून होते हैं वो चौकोर भी होते हैं और छोटे होते हैं। हथेली का रंग प्राय गुलाबी होता है। समकोण तथा वर्गाकार वाले व्यक्ति पूर्णतः भौतिकवादी एवं व्यावसायिक होते हैं। जो समकोण हाथ वाले जो व्यक्ति होते हैं वो पूर्णतः भौतिकवादी होते हैं और व्यावसायिक होते हैं। काल्पनिकता अथवा आदर्शवादिता से उनका कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि ये जो भी काम करते हैं ये धरातल पर करते हैं और ये कभी भी काल्पनिक नहीं होते हैं। कभी भी मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखते हैं
और हमेशा कर्मठता से कार्य करते हैं। किसी भी बात को तर्क एवं प्रमाणों की कसौटी पर कसने के बाद ही ये स्वीकार करते हैं। कोई भी कार्य करते हैं तो पूर्ण रूप से उसको समझेंगे, उसके अंदर डीपली पूर्ण रूप से उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे और उसके बाद ही वो उस कार्य को स्वीकार करते हैं। और ऐसा ही इनका स्वभाव भी होता है। ये अधिकतर रूखे स्वभाव के होते हैं, तुरंत जवाब देने वाले होते हैं, एकदम गुस्से में आ जाते हैं कि अरे ये क्या हुआ, ये गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको आप सही करें। इनकी मस्तिष्क शक्ति एवं शासन करने की शक्ति अत्यधिक प्रबल होती है। ये जब भी कोई कार्य करते हैं तो इनके अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति से भी भरपूर होते हैं और मस्तिष्क यानी इनका दिमाग भी बहुत तेज होता है और कोई भी कार्य को एकदम पकड़ करके और उस कार्य को कर लेते हैं। ये लोग जब भी किसी विषय की जानकारी लेते हैं तो उस विषय के बारे में बहुत ही गहराई से जांच पड़ताल करते हैं, फिर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यानी कोई भी कार्य इन्हें यदि हम देते हैं तो ये बहुत ही तन्मयता से, बहुत ही लगन से ये कार्य करते हैं, तो ही उस कार्य में हाथ डालते हैं, नहीं तो ये हाथ नहीं डालते हैं। सॉरी। इनके जो लोग साथ रहते हैं वो इनकी इसी आदतों के कारण परेशान रहते हैं। वे लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति तो बाल की खाल निकालने वाला है, यानी इसको अपन कोई भी काम देते हैं तो ये व्यक्ति पूर्ण रूप से उसके अंदर डूब जाता है और डूबकर पहले खुद समझता है, उसके बाद ही काम करता है, जब तक ये कार्य नहीं करता। ऐसे हाथ वाले लोग सिद्धांत के पक्के होते हैं, बहुत ही परिश्रमी, लगनशील, काम करने में कुशल, होशियार, दृढ़ निश्चयी, ये इनके गुण हैं। ये आप लोग लिख लीजिए। ये बहुत ही परिश्रमी, लगनशील, काम करने में कुशल, होशियार, दृढ़ निश्चयी, विवेकी, ईमानदार, विश्वसनीय, वचन का निर्वाह करने वाले, सच्ची मित्रता निभाने वाले होते हैं। देखिए, संपूर्ण हाथ वाले यदि हम इनसे मित्रता करते हैं तो ये सच्ची मित्रता निभाते हैं, धोखा नहीं देते हैं। धैर्यवान, अध्यवसायी, स्पष्टवादी, निश्चल, निरभिमानी, व्यवहार कुशल, अनुशासन एवं व्यवस्था प्रिय, कानून का सम्मान करने वाले एवं पालन करने वाले होते हैं। मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं है, सब लोग आराम से लिख पा रहे हैं? हाँ जी मैम, ठीक है। बाकी सब ठीक है, कंफर्टेबल है? ठीक है मैम। कंफर्टेबल है? ठीक है, जी मैम। ओके। तो इस प्रकार ये इनके ये गुण है। कुटुंब प्रेमी, आडंबरहीन, धार्मिक, अंधविश्वासों से परे। ये अंधविश्वास नहीं करते हैं और उससे परे होते हैं। बुद्धिमान एवं सत्य प्रिय होते हैं। ये प्रत्येक काम को खूब सोच समझकर करते हैं। कोई भी काम इनको करना है तो बहुत सोच समझकर करते हैं, नहीं तो करते ही नहीं है। और स्पष्टवादी होते हैं। यदि ये काम गलत लग रहा है तो उसमें स्पष्ट बोल देंगे कि ये काम गलत है और इस काम को मैं नहीं कर पाऊंगा। सॉरी। कल्पनाशीलता की न्यूनता के कारण ये नवीन आविष्कार अथवा ललित कलाओं के क्षेत्र में उन्नति नहीं कर पाते। जैसे ये कल्पना नहीं करते हैं, ये जो भी काम करते हैं ठोस करते हैं, तो ये कला के क्षेत्र में, कल्पना के क्षेत्र में ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं। परंतु व्यावसायिक अर्थात आर्थिक क्षेत्रों में अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक सफलता प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ किसी के कहने पर ही विश्वास नहीं कर लेते, उसको पूर्ण रूप से परखते हैं, फिर उस पर विश्वास करते हैं। जब तक ये लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं
तक इनको ऐसा नहीं लगता है कि हाँ ये व्यक्ति वास्तव में सही बात कर रहा है, तो ही उस व्यक्ति की बातों पे यकीन करके उसके साथ कार्य करने के लिए हामी भरते हैं। समकोण हाथ वाले लोग ना तो चापलूस होते हैं और ना ही दिखावटी प्रेम करते हैं। इन दोनों ही चीजों से इन्हें घृणा होती है। इन्हें किसी की चापलूसी पसंद नहीं होती है, ना ये कोई दिखावट करते हैं कि नहीं मैंने ये काम कर दिया, मेरी तारीफ करो। इस प्रकार का इनका नेचर नहीं होता है, इसलिए अधिकतर लोग इनसे घृणा करते हैं। ये आगे रहकर किसी से लड़ते झगड़ते भी नहीं है। यदि कोई आगे रहकर इनसे आ बेल मुझे मार करता है तो ये उनसे पूरी ताकत के साथ सामना करते हैं। उनको गुस्सा बहुत आता है, क्रोध में ये चाहे जो कुछ बोल जाते हैं, मगर जब गुस्सा इनका शांत होता है तब ये उस बात को अपने शांत दिमाग से सोचते हैं कि मैंने ये क्या बोल दिया और ये बोलने से क्या गलत प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर पड़ा है। तो ये व्यक्ति उस सामने वाले व्यक्ति से क्षमा याचना करने में भी झिझक महसूस नहीं करते हैं और उनसे क्षमा याचना कर लेते हैं। ये इनका बड़प्पन है। इन्हें केवल काम की ही बातें पसंद आती है, निरर्थक बातों में इनका विश्वास नहीं होता है और इन्हें ना वो बातें अच्छी लगती है। ऐसे हाथ वाले व्यक्ति कर्मठ व उन्नतिशील होते हैं तथा किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। तो देखिए, ये हुई हमारी समकोण हाथ वाले जो व्यक्ति आपके पास कभी आते हैं या आपके कोई परिचित भी हो तो आप हाथ देखिए उनका, आपको देखने से समझ पड़ेगी। अभी तो ये शुरुआत है, हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा ये अभी बता रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें देखनी होती है। हस्तरेखा में केवल ये तो हम आपको न्यू बता रहे हैं, मतलब प्रारंभिक ज्ञान बता रहे हैं, ये न्यू है। यदि आप इनको इस सब चीजों को याद कर लेंगे तो आपको हस्तरेखा देखने में कहीं भी कठिनाई महसूस नहीं होगी। दूसरा हाथ है हमारा कर्मठ अथवा चमसाकार हाथ। देखिए, इसका जैसा नाम है ना, वैसा ही इसका आकार भी होता है। जैसे हमारी औषधि लेने की चम्मच होती है, वैसे ही इस हाथ की आकृति होती है। इसमें हाथ की उंगलियों को मिलाने पर उसकी आकृति औषध के चम्मच जैसी प्रतीत होती है और हथेली भी फैली हुई सी लगती है। देखिए, आपके सम्मुख चित्र भेज दिया है शताक्षी जी ने, आप इसे देख सकते हैं। इसीलिए इसे चमसाकार हाथ भी कहा जाता है। चमसाकार हाथ की जो गद्दी होती है वो मांसल लिए हुए होती है, मतलब इनका जो हाथ की हथेली होती है ना, वो थोड़ी सी मतलब मांस भरा भरा सा लगता है और मोटी सी होती है। हथेली की बनावट प्राय वर्गाकार हाथ जैसी ही होती है, परंतु ऐसे हाथ देखने में कुछ असुंदर लगते हैं, कुरूप रखते हैं, अस्त व्यस्त से प्रतीत होते हैं। मुख्य रूप से उंगलियों का अंतर इन्हें वर्गाकार श्रेणी से अलग करता है। इनकी उंगलियां थोड़ी सी अलग प्रकार से फैली हुई होती है। उक्त हाथ का ये हाथ एकदम कठोर होते हैं और ऐसे व्यक्ति उत्साह तथा उत्तेजना इनमें अधिक पाई जाती है। ऐसे व्यक्तियों में एकदम उत्साह आ जाता है और एकदम कोई भी कार्य करने के लिए एकदम तत्परता से ये तैयार रहते हैं। और इनके जो हाथ होता है, इनमें थोड़ा सा एक चिड़चिड़ापन और अस्थिरता जैसा एक गुण होता है। उंगलियों के मूल के समीप फैली हुई हथेली इनकी होती है, मतलब जो यहाँ पे उंगलियां है वहां से थोड़ी सी इनकी हथेली ऐसी लगती है जैसे फैली हुई है। और कलाई के समीप भी ये हथेली, जो कलाई है यहाँ पर भी इनकी हथेली थोड़ी सी फैली हुई हमें दिखती है। तो ऐसे हाथ वाले व्यक्ति, जो चमचाकार हाथ वाले व्यक्तियों की उंगलियों के पास जहाँ हथेली फैली हुई होती है, वे आंतरिक सफल व्यवसायी,
व्यवहार कुशल तथा आविष्कारक प्रवृत्ति के होते हैं। देखिए, ये जो हमने चमसाकार और कर्मठ हाथ देखा, उसके अंदर ये दो भाग आते हैं। दो भाग कैसे आते हैं? सॉरी, उनकी उंगलियां यहाँ से फैली हुई है, उंगलियों के समीप वो हथेली फैली हुई है। तो उन व्यक्ति में क्या गुण होते हैं कि वे एक सफल व्यवसायी होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं और उनमें नए नए खोज करने की प्रवृत्ति होती है और वे अपने खोज और आविष्कारों के बल पर यथेष्ट मान और धन की अर्जित करते हैं। अब कलाई के समीप जो फैली हुई हथेली होती है, उस हथेली वाले व्यक्ति बुद्धि, शक्ति तथा योग्यता का उपयोग कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में नवीनताओं का आविष्कार करते हैं। देखिए, जो उंगलियों के समीप हथेली थी वो सफल व्यवसायी होते हैं और जो कलाई के समीप जो हथेली फैली हुई होती है वो व्यक्ति बुद्धि और शक्ति से संपन्न होते हैं और अपना जो दिमाग, अपना जो मस्तिष्क की शक्ति जो है वो साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में उपयोग करके नए नए आविष्कारों को जन्म देते हैं और उससे अर्थ लाभ कमाते हैं और समाज में भी इनका एक नाम होता है। ये हर नई खोज, हर नई चीज के लिए हमेशा आगे बढ़ते हैं और हमेशा नई खोज करने के लिए ये हमेशा बाध्य होते हैं और इन व्यक्तियों को यश और धन कितना भी प्राप्त हो जाए तो भी इन्हें आत्मसंतोष नहीं होता है। इन्हें और पाने की ऐसी चाहत होती है। तो यहाँ पर हमने कर्मठ और चमसाकार हाथ के विषय के जो गुण इन हाथों वाले व्यक्तियों में होते हैं उस विषय में अभी ये जानकारी आप लोगों ने लिख ली होगी। अगला हाथ है व्यावसायिक एवं कलात्मक हाथ। तीसरा जो हाथ है वो व्यावसायिक एवं कलात्मक हाथ है। इस हाथ की हथेली मध्यम आकार की अर्थात न बहुत बड़ी होती है और न ही बहुत छोटी होती है। वह आगे की ओर कुछ कम चौड़ी होती है और उंगलियों पर अपने उद्गम स्थल के समीप पुष्ट और लंबी होती है। देखिए, जो व्यावसायिक और कलात्मक हाथ होते हैं उसकी जो हथेली होती है वो मध्यम आकार की होती है। ना तो ये बहुत बड़ी होती है और ना ही ये बहुत छोटी होती है और ना कुछ कम चौड़ी होती है, मतलब ज्यादा चौड़ी भी नहीं होती है। और उंगलियों अपने उद्गम स्थल के समीप, जहाँ उद्गम स्थल है उंगलियों का, वहां पर वो उंगलियां पुष्ट और लंबी होती है। नाखूनों के पास पहुंचने तक वे पतली व कुछ नोकदार हो जाती है। देखिए, ये जो हमारी उंगलियां, ये इनका निकलने का मूल स्थान है, यहाँ से इनका उद्गम स्थल है। तो ये उद्गम स्थल के पास तो अच्छी पुष्ट रहती है, मतलब मजबूत रहती है। और फिर जब ऊपर ऊपर ये उंगलियां जाती है, जब ये पतली हो जाती है और नोकदार हो जाती है। हथेली की त्वचा इनकी मुलायम होती है। कुल मिलाकर ऐसा हाथ देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। ये हाथ कैसा लगता है? बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि इसका नाम क्या है? कलात्मक हाथ। नाम इसका कलात्मक हाथ है। तो कलात्मक हाथ वाले व्यक्तियों की आप देखिए, जो पेंटिंग करते हैं, जो ड्राइंग करते हैं, उनकी उंगलियां आपको हमेशा नुकीली मिलेगी, नीचे से मोटी होगी और ऊपर जाते जाते पतली पतली हो जाएगी। उनकी उंगलियां जब कार्य करती है तो स्पीड में काम करती है, क्योंकि और वो हाथ हम देखते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। आपने देखा होगा जो ब्यूटी पार्लर चलाती है अधिकतर लड़कियां, उनकी उंगलियां आप जरूर देखिए, उनकी उंगलियां आपको इसी प्रकार की मिलेगी, उनका हाथ भी इसी प्रकार का मिलेगा। उनकी हथेली बिल्कुल मुलायम रहती है। जब वो हाथों से
मसाज थेरेपी करती है, फेशियल करती है, तो उंगलियां उनकी स्पीड में चलती है। तो यह है कलात्मक हाथ। कुल मिलाकर ऐसे हाथ देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। पतली व नुकीली उंगलियों से मुक्त होने के कारण इसे नुकीला हाथ भी कहा जाता है। इनकी जो उंगलियां नुकीली होती हैं तो उससे इनका इनका जो हाथों का जो सौंदर्य है वो बहुत ही सुंदर लगता है, इसलिए इसे नुकीला हाथ, व्यावसायिक हाथ। अब देखिए इसको व्यावसायिक हाथ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन हाथों से हम व्यवसाय करते हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, और भी कुछ कलात्मक चीजें जैसे मूर्तियां बना रहे हैं। मूर्ति वाले लोगों के भी हाथों में, उंगलियों में इसी प्रकार का लचीलापन होता है। जो सोने चांदी के आभूषण गढ़ते हैं, अधिकतर ये उनके हाथों में ये कुछ न कुछ लक्षण रहते ही रहते हैं। तो इस प्रकार इस हाथ को हम कलात्मक, व्यावसायिक और नुकीला हाथ भी कह सकते हैं। इनको सफलता मिलती है, मगर ये इनका जो स्वभाव होता है ना, वो उमंगी स्वभाव होता है। मन में जब जैसी उमंग उठती है वैसे ही ये निर्णय ले बैठता है। ये एक उमंगी यानी कहना चाहिए सन की स्वभाव के होते हैं। इनकी इच्छा हुई तो ये काम करेंगे, उनकी इच्छा हुई तो नहीं करेंगे। अधिकतर देखिए हम लोग देखते हैं ड्राइंग पेंटिंग करने वाले लोगों, उनका मन करेगा तो ही वो ड्राइंग करेंगे, उनका मन करेगा तो ही वो पेंटिंग करेंगे। वो ऐसे नहीं कि चाहे जब पेंटिंग करने बैठ जाएंगे, चाहे जब ड्राइंग करने बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इनके अंदर एक अंदर से उमंग जागती है, और जब इनके अंदर उमंग जागती है तो ही ये काम करते हैं। किसी भी कार्य को योजनाबद्ध रूप में हानि लाभ का विचार रखते हुए करना इनकी आदत में नहीं होता। ये सनकी होते हैं, उमंगी होते हैं, तो इनको ऐसा नहीं कि मुझे ये कार्य करने से लाभ मिलेगा या इस कार्य करने से मुझे हानि होगी, बस इनको तो काम करना है। ये इनका ये नेचर है। इनको ऐसा नहीं कि ये काम करने से मुझे धन मिलेगा ही सही, बस एक धुन लग जानी चाहिए। जब धुन लग जाती है तो उस कार्य को पूर्ण कर देते हैं, और उससे इनको कभी कभी अच्छा धन भी प्राप्त हो जाता है। पर ये मन में नहीं सोचते कि मुझे ये पेंटिंग बनाने से, इस पेंटिंग के मुझे इतने रुपए मिलेंगे, ऐसा मन में नहीं रहता है, बस बनाना है पेंटिंग। ऐसा ये उमंगी स्वभाव है इनका। इनके जो और भी गुण है वो है व्यवहार कुशल। इनका नेचर व्यवहार कुशल होता है। मधुर भाषी होते हैं, करने की इनमें बहुत अच्छी लहजे होते हैं, या अच्छी मधुर वाणी से बात करते हैं, सामने वाले को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। एक आकर्षण का गुण भी इनके अंदर होता है। दूसरों की मन की बात जान लेना, इसमें ये बहुत कुशल होते हैं, और चुटीली बात कहने में माहिर होते हुए भी व्यवसायिक क्षेत्र में कभी कभी असफलता भी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ये ऐसी वाणी बोल जाते हैं कि सामने वाले को छू जाती है, तो कभी कभी इनका नुकसान भी हो जाता है। इस प्रकार के हाथ वाले व्यक्ति या तो स्वयं ही साहित्य और संगीत आदि ललित कलाओं के ज्ञाता होते हैं, अन्यथा कला में विशिष्ट प्रेमी तो होते ही हैं। इनको साहित्य, संगीत इसमें भी रुचि होती है, और ललित कलाओं में भी ये मास्टरी करते हैं, और कला में विशिष्ट प्रेमी होते हैं। इनको कला की जहां भी चीज कोई दिख जाएगी तो उसकी तरफ ये आकर्षित हो जाते हैं। सौंदर्य के प्रति स्वाभाविक आकर्षण, विलासिता, आराम पसंदगी एवं आलस्य की मात्रा इनमें अत्यधिक पाई जाती है। देखिए हमने पहले ही इनका जो स्वभाव देखा था, उसमें यह हमें पहले ही महसूस हो गया कि ये व्यक्ति उमंगी है, मतलब मन हुआ तो काम करना, नहीं मन हुआ तो आराम से आराम करना, और इनको अच्छा उपभोग चाहिए, अच्छी सुख सुविधा चाहिए, सारी सारी सुख सुविधा से पूर्ण रहना इन्हें पसंद होता है। ये लोग उमंग में आकर
परिणाम की चिंता किए बिना ही चाहे जिस कार्य को आरंभ कर बैठते हैं। जैसे अभी इनको हम लोगों ने कह दिया कि अभी ये ड्राइंग मत बनाइए, पर इनमें तो ये उमंग जाग गई कि नहीं, मुझे तो अभी बनाना ही है, भले इसमें मुझे सफलता मिले या ना मिले। तो ये इनको एक धुन लग जाती, तो वो धुन के अंदर ये काम करते रहते हैं। परंतु धैर्य, लगन एवं अध्यवसाय की विशृंखलता के कारण इन्हें कभी पूर्णता की उपलब्धि नहीं हो पाती। देखिए, सनकी होते हैं, इनकी जो मन की इच्छाएं रहती है कि ये काम करना है, इच्छा हो तो काम कर लिया और नहीं इच्छा हो तो नहीं करा। इसमें है ना, बहुत बार मजदूर श्रेणी के लोग भी आते हैं, जैसे कारपेंटर, ये जो फर्नीचर बनाने वाले लोगों को देखिए आप, उनकी इच्छा होगी तो वो लोग फर्नीचर समय पर बनाकर दे देंगे, नहीं इच्छा होगी तो आपका फर्नीचर का कार्य क्षेत्र वैसा ही पड़ा रहता है, भले वो 10 दिन लगा देंगे, 15 दिन, महीना, 6 महीने, वो कार्य वैसा ही पड़ा रहता है। जब उनके अंदर उस कार्य के प्रति लगाव होगा, उमंग जागेगी, तो ही वो कार्य करने के लिए हमारे यहाँ आते हैं और उस कार्य को पूर्ण करते हैं। तब तक इन्हें क्या होता है, जो पैसा जब मिलना चाहिए उस समय वो पैसा मिल नहीं पाता है, और फिर ये नुकसान की श्रेणी में भी आ जाते हैं और उनको उसकी पूर्णता की उपलब्धि नहीं हो पाती, क्योंकि इनका जो चित्त रहता है ना, वो अस्थिर चित्त होता है। अस्थिर चित्त के कारण इनकी जो संकल्प शक्ति है वो भी कमजोर रहती है, इनकी मित्रता भी जो रहती है वो चीज स्थायी नहीं रहती है, मित्र भी कभी बन जाते हैं, कभी टूट जाते हैं, क्योंकि समय पर हम काम ही करके नहीं देंगे तो व्यक्ति से तो मनमुटाव होएगा ही सही। तो इस प्रकार के ये व्यक्ति होते हैं। इनके जो काम करने की शैली, क्रियाकलाप भी है, उसमें भी ये चीज स्थायी नहीं होते हैं। इस कारण इनको कभी कभी असफलता और आर्थिक नुकसान और इनको प्रसिद्धि भी प्राप्त नहीं हो सकती। उक्त हाथ वाले व्यक्ति ये काल्पनिक शारीरिक रूप से घबराने वाले भी होते हैं। छोटी सी छोटी बात से अत्यधिक प्रभावित हो जाने वाली, सहानुभूतिपूर्ण, उदार, सत्यवादी, स्पष्ट वक्ता, शांति प्रिय व दयालु स्वभाव के होते हैं। इन्हें स्वादिष्ट भोजन बहुत पसंद होता है और सौंदर्य प्रसाधन एवं विलास सामग्री इनकी प्रिय वस्तुएं हैं। ये हमने पहले भी जाना कि इनको जो चीज पसंद है वो, इनको सौंदर्य भी पसंद है, इनको विलासिता भी पसंद है, इनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमना, अच्छे अच्छे घर में रहना, ये सब पसंद आता है। दूसरों से शीघ्र ही प्रभावित हो जाते हैं। जैसे किसी ने थोड़ी सी बात बोली कि वहां पर तो बहुत अच्छी चीज है, चलो हम देख के आते हैं, तो तुरंत चल देंगे, उसका नफा नुकसान का कुछ भी नहीं सोचेंगे और उस व्यक्ति के साथ चल चले जाएंगे। और फिर वहां जाने के बाद यदि इनको कुछ नुकसान भी होता है तो उनको इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। छोटी छोटी बातों पर ये गुस्सा भी हो जाते हैं और थोड़ी सी देर बाद संतुष्टि भी हो जाते हैं। ऐसा इनका स्वभाव होता है। स्वयं के लिए मितव्ययी होते हुए भी दूसरों के ऊपर धन लुटाने में संकोच नहीं करते हैं। खुद तो कंजूसी कर लेंगे, खुद तो एक कप चाय पीकर रह जाएंगे, मगर दूसरे व्यक्ति ने बोल दिया कि मुझे तो आज 1000 रुपए की आवश्यकता है, तो तुरंत उसे उस व्यक्ति की मदद करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं और उसे तुरंत ये मदद कर देते हैं। और काल्पनिक उड़ानों की ऊंचाइयों में बहते रहने इनके लिए भौतिक अन्य क्षेत्रों में उन्नति के लिए बाधक बनते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं कि हमेशा काल्पनिकता में भी खोए रहते हैं कि कुछ न कुछ कल्पना से ही ये, क्योंकि देखिए कलात्मक हाथ है तो बिना कल्पना के तो ये कुछ कार्य कर नहीं सकते हैं, पर कभी कभी ये इतनी कल्पनाओं में डूब जाते हैं तो उनके जो उन्नति में ये काल्पनिक क्षेत्र जो है इनके लिए
बाधक बनता है और उनको जो ऊंचाइयों पर जाना चाहिए उस ऊंचाइयों के क्षेत्र में ये उन्नति नहीं कर पाते हैं और ये चीजें उनके सब कार्य में अड़चने पैदा करती है। बौद्धिक श्रम करने में ये पटु होते हैं, परंतु शारीरिक श्रम कर पाना इनके वश की बात नहीं होती। ये दिमाग से तो बहुत सारा काम कर लेंगे, मगर शारीरिक श्रम की जहाँ बात आती है वहां पर ये थोड़े आलसी हो जाते हैं। उस कारण इनको जो आर्थिक चीज मिलना चाहिए या जो उन्नति मिलना चाहिए, जो इनका नाम होना चाहिए, उस होने में इनको परेशानी आती है। नैराश्य की भावना भी इन्हें सहज ही अपना शिकार बना रखी है। इस प्रकार के गुण अवगुण होने के कारण इनके अंदर निराशा की भावना भी एकदम व्याप्त हो जाती है और ये एकदम नर्वस हो जाते हैं। ऐसे हाथ वाले व्यक्ति संगति तथा वातावरण से शीघ्र प्रभावित होते हैं। जो इनके दोस्त होते हैं, वातावरण मिलता है या संस्कार मिलते हैं, यदि बुरे दोस्तों के साथ रहते हैं तो इनको बुरी संगत जल्दी आ जाता है, और अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो अच्छी संगति का भी असर आ जाता है। इस प्रकार इन पे संगति और वातावरण का प्रभाव जो होता है वो शीघ्र ही पड़ता है। इन्हें धार्मिक क्षेत्रों का संपर्क मिले तो ये बड़े ही दार्शनिक एवं धर्मात्मा बन सकते हैं। देखिए, अभी हमने यही बात देखी कि जिस वातावरण में ये रहते हैं वैसे ही वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे ये अच्छे लोगों के, धर्मालु लोगों के साथ रहेंगे, अच्छे दार्शनिक लोगों के साथ रहेंगे तो इनके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति आ जाएगी, और यदि बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो इनको बुरी संगति व्याप्त हो जाएगी और जल्दी ही ये कुसंगति में पड़ जाएंगे और इसी प्रकार ये दुर्गति का शिकार भी बनने में नहीं चूकते हैं। यदि बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो इनको बुरी संगति बहुत जल्दी आ जाएगी, और बुरी संगति आएगी तो फिर अपने कार्य में ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए इनका ऐसा नेचर ही होता है कि जैसे संगति में रहते हैं वैसा ही इनके ऊपर शीघ्र प्रभाव पड़ता है। हाथ लचीला न होकर कुछ कठोरता लिए होता है। जैसे ये हाथ अभी हमने बताया कि लचीला भी होता है, पर किसी किसी का हाथ ये कठोर भी होता है। तो ऐसे व्यक्ति अपने कला के माध्यम से सामान्य धनोपार्जन भी कर लेते हैं। यदि यही काल्पनिक और दार्शनिक ये कलात्मक हाथ यदि कठोर होता है तो ये अपना उसके अंदर काम कर कर धन का उपार्जन कर लेते हैं। हाथ में यदि मस्तिष्क रेखा मंगल क्षेत्र से आरंभ हो तो व्यक्ति मद्यपी बन के अपने जीवन का सर्वनाश कर डालता है। देखिए, यदि इसी हाथ में जो मस्तिष्क रेखा होती है, यहाँ पर होती है मस्तिष्क रेखा, हम आगे पूर्ण रूप से इस विषय में समझेंगे। हमारी जो मस्तिष्क रेखा होती है ये यदि मंगल क्षेत्र से निकलती है तो ये व्यक्ति ड्रिंक करने लग जाता है, ये शराब के नशे का सेवन करने लग जाता है और इससे इसका सर्वनाश हो जाता है। क्योंकि नशे की लत लगने के बाद में व्यक्ति बुराई की ओर चले जाता है और अपने कार्य में ध्यान नहीं देता है, और ध्यान नहीं देने के कारण आर्थिक रूप से भी कमजोर हो जाता है और अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाता। तो ये हमने जो कलात्मक हाथ था, व्यावसायिक हाथ था, उसके सारे गुण और अवगुण ये आप सब लोगों ने लिख लिए होंगे, और ये आप लोगों को सबको याद भी करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे सामने ऐसे हाथ आएंगे तो हम तुरंत उसको देखकर बता सकते हैं कि ये कलात्मक हाथ है, कि ये दार्शनिक हाथ है, कि ये संपूर्ण हाथ है। इन सब का अध्ययन हमको करना चाहिए। अब अगला हाथ है हमारा दार्शनिक अथवा नटखट हाथ। दार्शनिक अथवा नटखट हाथ,
इस हाथ की हथेली लंबी होती है। देखिए ये हाथ आपके सम्मुख आ गया है, दार्शनिक अथवा नटखट हाथ। तो इस हाथ की हथेली लंबी होती है तथा उस पर रेखाएं जो होती है वो अधिक गहरी होती है। उंगलियों की गांठें जो होती है वो उठी होती है। देखिए ये गांठें होती है, जो हमारी पीछे होती है ना, ये गांठें होती है। ये गांठें ना उठी हुई होती है दार्शनिक हाथ में, और उंगलियां लंबी तथा कुछ टेढ़ी सी भी होती है। इनके नाखून लंबे होते हैं और उंगलियों के पुष्ट भाग में तीसरे पर्व पर बाल होते हैं। अधिकतर आपने देखिए बहुत सारे व्यक्तियों के हाथों में रोए दिखते हैं, रोए। अधिकतर पुरुषों के हाथों में ज्यादा होते हैं और महिलाओं के हाथों में भी होते हैं। ये जो तीसरा पर्व है इस पर हमें रोए पाए जाते हैं, तो ये इसका एक लक्षण है। तथा संपूर्ण हाथ एक और झुका सा प्रतीत होता है। जो दार्शनिक हाथ होता है वो इसमें गांठें होती है, इस पे रेखाएं गहरी होती है, उंगलियां लंबी थोड़ी सी टेढ़ी होती है और नाखून लंबे होते हैं, और उंगलियों के पुष्ट भाग के तीसरे पर्व पर बाल बाल यानी बारीक बारीक रोए होते हैं तथा संपूर्ण हाथ एक और झुका सा प्रतीत होता है। संसार के अन्य देशों की अपेक्षा केवल भारतवर्ष में ही इस प्रकार के हाथ वाले व्यक्ति अधिक पाए जाते हैं। ये लोग अनेक कठिनाइयों को सहन करते हुए भी बौद्धिक अन्वेषण में लगे रहने वाले उच्च कोटि के विचारक, विद्वान, योगी अथवा दार्शनिक होते हैं। देखिए ऐसे हाथ वाले व्यक्ति जो है वो भारतवर्ष में ही ज्यादा पाए जाते हैं। विदेशों में ऐसे हाथ वाले व्यक्ति कम मिलते हैं, क्योंकि देखिए भारत में ही योगी हुए हैं, भारत में ही ऋषि हुए हैं और भारत में ही विद्वान हुए हैं। तो ऐसे लोग हमारा जो देश है वो ऋषि मुनियों का देश है, सनातन धर्म का देश है, संस्कारवान योगियों का देश है। तो हमारे देश में ही ऐसे लोग अधिकतर पाए जाते हैं, इसीलिए इनको दार्शनिक कहा जाता है। अंतर्मुखी चित्त वाले ये लोग अत्यधिक भावुक, धैर्यवान, कष्ट सहिष्णु, मितभाषी, मधुर भाषी, ज्ञान पिपासु, अध्ययनशील, एकांत प्रिय तथा स्वतंत्र विचारक होते हैं। जब योगी जो होते हैं उन्हें एकांतवास प्रिय होता है, क्योंकि वो एकांत में रहना पसंद करते हैं और निरंतर अध्ययनशील रहते हैं और अपने विचार हमेशा स्वतंत्र रखते हैं, और इन्हें ज्ञान प्राप्त करने की एक लगन होती है, एक पिपासा होती है। तो ये निरंतर ज्ञान की ओर अग्रसर होते रहते हैं। तो ऐसे ये मितभाषी यानी कम बोलने वाले, कम बोलकर ज्यादा ज्ञान देना, ये इन व्यक्तियों की खासियत होती है। ये साहित्य, दर्शन, धर्म, विज्ञान, राजनीति, कला अथवा अध्यात्म के क्षेत्र में ये नवीन मापदंड स्थापित करते हैं। देखिए ये निरंतर ध्यान के क्षेत्र में, निरंतर खोज के क्षेत्र में लगे रहते हैं, तो ये नए नए साहित्य लिखते हैं। आज थोड़ा सा मेरे गले में प्रॉब्लम है, बार बार परेशानी आ रही है, मैं क्षमा चाहती हूँ। तो ये लोग साहित्य, देखिए जब योग ध्यान में हम जाते हैं तो ही हमें ज्ञान की प्राप्त होती है। जब वो ज्ञान प्राप्त होता है तो ही हम साहित्य लिख पाते हैं, और दर्शन के क्षेत्र में भी हम नई नई खोज कर पाते हैं, धर्म के क्षेत्र में भी हम नए नए आविष्कार कर पाते हैं। राजनीति यदि करनी हो तो उस व्यक्ति को भी अध्यात्म के क्षेत्र में ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे लोग हमेशा एकांत प्रिय रहकर
ये सब चीजों का अध्ययन करके, अनेक ज्ञान प्राप्त करके, अनेक साहित्यों का अवलोकन करके समाज को नई नई चीजों से अवगत कराते रहते हैं। विद्या और बुद्धि में विलक्षण होते हैं, इनमें अथाह ज्ञान होता है और ये अपनी विद्या और बुद्धि के बल पर समाज को कुछ नया दे जाते हैं। देखिए आप, बड़े बड़े भागवताचार्य होते हैं, बड़े बड़े संत ऋषि होते हैं, तो इनका क्या कार्य होता है? इनका एक ही कार्य होता है, समाज में अच्छे अच्छे संस्कारवान लोगों का उद्भव उद्भव हो, अच्छे संस्कारवान संतान संसार में आए और अच्छे लोगों का प्रादुर्भाव इस संसार में होवे, तो ये निरंतर अपने कथा प्रवचनों के माध्यम से हम लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करते हैं। क्योंकि इनकी जो बुद्धि होती है वो विलक्षण होती है और इनमें नए नए चीजों का आविष्कार करने की शक्ति होती है। जब ये संसार में कुछ देने के लिए आते हैं तो इन्हें बहुत सारा ज्ञान ऐसा प्राप्त हो जाता है और ये संसार को कुछ एक अजीब ही सौगात दे जाते हैं। कुपनता से रहित ये लोग दूसरों के लिए अपना सर्वस्व दान करने में भी कहीं नहीं चूकते। ये ऐसे दानवीर होते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इनसे कुछ दान भी मांग ले तो ये कभी भी किसी को दान देने में भी नहीं चूकते हैं। यदि ये आर्थिक दृष्टि से संपन्न हुए तो अपने धन का सार्वजनिक हित में सदुपयोग करते हैं। यदि ये जो विद्वान व्यक्ति होता है, जो यदि विद्वान व्यक्ति है, अच्छा समाज में कुछ देना चाहता है और आर्थिक रूप से संपन्न होता है, तो वो व्यक्ति अपने ही अर्थ के द्वारा, देखिए कोई वृद्धाश्रम खुलवा देता है, कोई गरीब कन्याओं की शादी करवा देता है, तो ये भी एक अच्छे संस्कार वाले व्यक्तियों की बात हुई। कोई अस्पताल खुलवा देता है, समाज में अच्छा उनको ट्रीटमेंट मिले, उनकी काया निरोगी रहे, इसलिए भी वो ऐसे लोग अपना पैसा सदुपयोग में लगा देते हैं, अच्छे कार्य में लगा देते हैं। जहाँ पे जल स्रोत नहीं होता है वहां पे जल के कुएं खुदवाना, नल लगवाना, डैम बनवाना, इस प्रकार के भी कार्य ऐसे लोग करते हैं। इन विलक्षण बुद्धि संपन्नों को तर्क में हरा पाना कठिन होता है। जब यदि ऐसे लोगों से हम तर्क वितर्क करने बैठते हैं तो हम इनके सामने तर्क में नहीं जीत पाते हैं। ये शास्त्रज्ञ, मर्मज्ञ तथा अत्यधिक अनुभवी तथा प्रभावशाली व्यक्तित्व संपन्न होने के कारण अपने प्रतिद्वंदी को पराजित कर देने इनके लिए सामान्य सा खेल होता है। क्योंकि ये व्यक्ति इतने विद्वान होते हैं, इतना इन्होंने अध्ययन किया होता है, इतनी साधनाएं की होती हैं, तो इनके सामने एक सामान्य व्यक्ति इनके साथ तर्क वितर्क नहीं कर सकता है, इनको हरा नहीं सकता है, क्योंकि ये तो ज्ञान के मर्मज्ञ होते हैं और ज्ञान के मर्मज्ञ होने के कारण इनको हरा पाना मुश्किल सा है। भय अथवा दबाव के बल पर इनसे कोई काम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये इतने विद्वान होते हैं, डरपोक भी नहीं होते, ताकि हम इन्हें कोई दबाव डालकर हम इनसे कोई कार्य करवा ले, ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास तो सभी चीजें, दंड दाम भेद वे सारी चीजें इनके पास होती है, तो इनको हम लोग नहीं हरा सकते। परंतु इनमें एक गुण बहुत अच्छा होता है, यदि हम इनको विनम्रता से हाथ जोड़ के मधु भाषण के द्वारा हमारी अच्छी मीठी मीठी वाणी से यदि इनके सामने कुछ अर्जी लगा देते हैं तो ये लोग हमारी बात को स्वीकार कर लेते हैं और हमारा कार्य भी कर देते हैं। देखिए, हमको यदि संत के पास जाते हैं और
विनम्रता से उनके सामने हमारी परेशानी रखते हैं, तो वो ज़रूर हमारा हल निकालने के लिए प्रयास करते हैं और हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो इसी प्रकार ये दार्शनिक हाथ वालों का भी ऐसा ही नेचर है कि ये लोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए ही कार्य करते हैं। मेरा भी एक बार ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैं परम संत कौशिक जी महाराज का हाथ देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। तो उनके हाथों में मैंने यही सारे लक्षण प्राप्त किए थे। तो आज मुझे वो घटना याद आ रही थी कि एक बार उज्जैन में उनकी कथा हो रही थी। जब वहां से किसी ने बोला था कि गुरुजी की इच्छा है कि हम आपको हाथ दिखाएं। तो मैं वो वहां पर गई थी। जब उनका हाथ देखा तो मुझे सारी चीजें उनके हाथों में यही लक्षण प्राप्त हुए थे। ऐसे व्यक्ति के कभी-कभी हमें दर्शन हो जाते हैं, ये हमारा भी सौभाग्य है। और आप लोग भी इस क्षेत्र में जाएँगे, तो आपको भी ऐसे निरंतर ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा। क्योंकि हस्तरेखा तो ऐसी है कि हमको हर पल देखना चाहिए। जैसे किसी ने हाथ यूँ ऐसा किया, तो हमने पूरी हथेली का अवलोकन कर लिया कि ये व्यक्ति का नेचर क्या है। उसी को कहते हैं हस्तरेखा। कभी भी हाथ छूकर देखने वाले व्यक्ति सही एनालिसिस नहीं कर पाएँगे। आप दूर से ही उसकी हस्तरेखा पूरी पढ़ लो, तो ही आप हस्तरेखा भी दें। तो ऐसा हमारा एक अंदर से हमें एक निर्मित करना पड़ेगा कि यदि हमें हस्तरेखा के मास्टर बनना है, तो हम जैसे ही किसी ने हाथ आगे किया कि हम हमारी निगाह पूरे हाथ पे होनी चाहिए कि इसकी उँगलियाँ कैसी है, अंगूठा कैसा है, पर्वत कैसे हैं, इसके नाखून कैसे हैं, इसके अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है। अभी एक केस अभी 4-5 दिन पहले ही मेरे पास आया। तो उस बंदे की उँगलियों पर जो नाखून थे उसपे हरी-हरी ऐसी काली-काली सी धारियाँ हो रही थी। बहुत सारी धारियाँ हो रही थी तो मेरी आदत है कि मैं हमेशा हाथों की तरफ अपना कहीं भी बैठी रहूँगी तो व्यक्ति के हाथ के तरफ ज़रूर मेरा ध्यान जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई साहब आपको क्या स्नायु तंत्र की कमजोरी चल रही है? या आपके अंदर कोई ऐसे हाथ पैरों में वात रोग है या कुछ है? तो उन्होंने ये बात ज़रूर बताई कि हाँ मैडम मुझे स्नायु तंत्र की कमजोरी है और मेरी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो रही है और मेरा इसमें ट्रीटमेंट चल रहा है। तो देखिए हमने तुरंत उनके नाखून देखकर ये बात का हमने एनालिसिस कर लिया और उनको तुरंत बता दिया। क्योंकि हमने उनका हाथ ना पकड़ा, ना देखा, केवल दूर से ही इन बातों का हमें ज्ञान हो गया। तो हमें जब हस्तरेखा सीखना है, तो हमें इसी प्रकार की हस्तरेखा सीखना है कि हम दूर से बैठकर ही उस व्यक्ति के विषय में सब चीज़ बता दें। हम दार्शनिक हाथ पे चल रहे थे, तो अब इनके क्या-क्या गुण हैं? ऐसे लोग सत्यनिष्ठ, सत्यवादी, स्पष्टवक्ता, आदर्श प्रेमी, दयालु, समाज सुधारक, स्नेही, आदर्श, आत्मगौरवान्वित, उज्जवल चरित्र संपन्न, अध्यवसायी तथा गहन चिंतक होते हैं। देखिए अभी तक हमने जो भी इनके विषय में अभी तक जाना, उसमें ये सारे गुणों की हमने व्याख्या कर ली। विस्तार विस्तार रूप से हमने ये व्याख्या समझ ली है। अब हमने इनके छोटे-छोटे रूप में भी इनके गुणों को लिख लिया है। ऐसी हाथों की हथेली यदि वर्गाकार हो, इसमें भी देखिए अभी 7 प्रकार के हाथ हैं और ये सातों प्रकार के हाथ ये सातों प्रकार के हाथों में आएंगे। जैसे वर्गाकार हाथ है तो वर्गाकार हाथ में चमचाकार भी आएगा, दार्शनिक भी आएगा, व्यावसायिक भी आएगा। ये सारे प्रकार के हाथ एक-एक हाथों में आएंगे। तो ऐसे हाथों में यदि ये हाथों की हथेली में यदि वर्गाकार हो तथा उंगलियां गांठदार हो तो ये व्यावहारिक व्यक्ति होते हैं तथा भौतिक सिद्धियों की प्राप्ति के लिए भी अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं।
जो हमने 7 प्रकार के हाथ लिखे हैं ना, ये 7 प्रकार के हाथ एक एक हाथ के प्रकार में आते हैं। इसको भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि संपूर्ण हाथ में वर्गाकार भी हाथ दिखेगा आपको, व्यवसायिक हाथ भी दिखेगा, दार्शनिक हाथ भी दिखेगा, कर्मठ हाथ भी दिखेगा और मिश्रित हाथ भी उसमें समावेश होता है। हमें उसको देखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। यदि केवल उंगलियों में ही गांठे हो तो चिंतन वृत्ति प्रधान होते हैं। मान लो उनका हाथ तो दूसरे प्रकार का है, मगर उनकी उंगलियों की गांठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति का नेचर कैसा होगा? चिंतन वृत्ति प्रधान होता है। उंगलियां नुकीली हो तो आत्म त्याग की भावना अधिक होती है। जैसे देखो, हमने कलात्मक हाथ में बताया था, कलात्मक हाथ में उंगलियां नुकीली होती है, तो ऐसे ही दार्शनिक हाथ में भी कलात्मक हाथ होता है। तो इस कलात्मक हाथ में जब गांठे उंगलियां नुकीली हो तो आत्मज्ञान की भावना अधिक होती है, और उंगलियों के अग्रभाग नुकीले अथवा सामान्यतः चौकोर हो तो आत्मस्मृति की प्रबलता होती है। आत्मस्मृति की प्रबलता होती है। ऐसे हाथ वाले के वैवाहिक जीवन के सुख की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें पति पत्नी दोनों के हाथों का अध्ययन करना पड़ता है। यदि दोनों के लक्षण समान हो तो दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। देखिए, ये दार्शनिक हाथ वाले लोग हैं, ये तो अध्यात्म, ध्यान, एकांत प्रिय होते हैं। यदि ये लोग वैवाहिक जीवन तो बहुत कम करते हैं, मगर जैसे कोई गृहस्थ जीवन में आ जाता है तो इसके विषय में भी इन दोनों के हाथों को परस्पर मिलान करके ही देखना चाहिए कि वास्तव में इन दोनों की जीवन नीव पाएगा कि नहीं नीव पाएगा, तो ही इनका वैवाहिक जीवन के विषय में हम लोग बताना चाहिए। अन्यथा एक के द्वारा निरंतर त्याग की भावना प्रदर्शित करते रहने पर भी दूसरा सदैव असंतुष्टि बना रहता है। यदि एक हाथ तो अच्छा है, कलात्मक है, सारी चीजें वैभव संपन्न पसंद है, और दूसरा व्यक्ति दार्शनिक हुआ, उसे तो ध्यान, धारणा, समाधि में ही अपना लक्ष्य लगाना है, तो उन दोनों पति पत्नी में सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा और उनका दाम्पत्य जीवन सुखहीन हो जाएगा। तो हमें जब कोई विवाह का प्रश्न लेकर हमारे पास आता है हाथ दिखाने, तो हमें इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे हाथ वाले व्यक्ति की हृदय रेखा यदि गुरु पर्वत तक गई हो तो वह अपनी पत्नी अथवा प्रेमिका को एक बार खो देने के पश्चात शेष जीवन उसी की स्मृति में एकाकी बनकर बिता देता है। जब दार्शनिक हाथ वाले व्यक्ति के हथेली में जो हृदय रेखा होती है वो यदि गुरु पर्वत तक गई हो, गुरु पर्वत ये है, अभी हम लोग आगे इस विषय में पढ़ेंगे, जो ये हृदय रेखा है ये गुरु पर्वत तक जाती है, तो वो कभी कभी अपनी पत्नी और प्रेमिका को खो देता है। मगर ये एक ही बात पर हमको नहीं बताना है, हमें जब तक हम पूरे हाथों का अवलोकन नहीं कर लेते हैं उसके बाद ही हमें हमारा फलादेश उनके सम्मुख प्रस्तुत करना है। हमें फल जो बताना है वो पूरा हाथों का देखने के बाद ही हम बताएंगे। पहले से नहीं बता देना है कि देख ली कि हृदय रेखा तो गुरु पर्वत पे गई तो भैया तेरी पत्नी तो तुझे छोड़ जाएगी या तेरी प्रेमिका से विच्छेद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके और भी शुक्र पर्वत अच्छा होगा तो ऐसी नौबत नहीं आई। यदि मंगल पर्वत अच्छा होगा तो ऐसी समस्या नहीं आएगी उनके हाथों में। तो इसलिए हमें सभी चीजों का अवलोकन करना चाहिए। दार्शनिक हाथ वाले व्यक्ति आडंबर तथा झूठ से अधिक घृणा करते हैं। सत्य ही उनके जीवन में सर्वत्र परिलक्षित होता है। अतः ऐसे लोगों की हस्त परीक्षा करते समय हस्त परीक्षक को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए।
जब तक हम इनकी हाथ की पूर्ण रूप से सभी बातों का अवलोकन नहीं कर लेते, जब तक हमें इनके विषय में कुछ भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यदि हमने थोड़ा सा भी गलत इनको बता दिया तो ये तुरंत नाराज हो जाए और तुरंत नाराज होकर ये यहाँ से हमें हाथ नहीं दिखाएंगे और उठकर चले जाएंगे। तो आज हम यहीं तक समाप्त करते हैं। आगे फिर कल 2 हाथ लेंगे, आदर्शवादी हाथ और विषम हाथ।